Hello, hello all. A very good morning to all. I am C. Mohini Mangla, and today I will like to teach you accountancy. In accountancy, I will teach you Unit 2, and this is according to the ICI module. Okay, so I will share with you the ICI module here. Just a minute. You can see that this is Unit 2, Accounting Concepts, Principles, and Conventions. So first, we will देखो बच्चों, मैं आपको इससे पढ़ाऊंगी और इसमें क्या होगा ना कि बेस लेके मैं ये चलूंगी। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप भी खोल सकते हो और इसी से पढ़ो और इसी में अपने नोट्स बनाओ और एक पेन और कॉपी जरूर ले लो अपने साथ, तभी ज्यादा सही रहेगा। जो जो मैं बोलूंगी आप सब लिखते जाओ। सबसे पहले है हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हमें अकाउंटेंसी के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज होती है बिजनेस की। अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Then there's accounting concepts, accounting principles, and accounting conventions. What is accounting concept? Concept is an idea. Concept is an idea, and it is an assumption on the basis of which financial statements of business entity are prepared. Then we will go to the principles. Principles क्या होते हैं? Principles होते हैं rules and regulations. कि हम जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसमें हम क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। हमारे बिजनेस के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो अकाउंटेंसी की भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने हैं और उसके हिसाब से हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। इसमें क्या है ना, कुछ 5 कंडीशंस दी हुई हैं जो हमें फॉलो करनी है कि वो एक तो रियल अजम्पशंस पे बेसिस होनी चाहिए, कि अजम्पशन रियल होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं आपने कुछ भी अज्यूम कर लिया तो वो मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिंपल होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एकदम एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। मतलब अगर आपने एक साल में एक प्रिंसिपल फॉलो किया है तो आपको अगली साल भी वही करना है और उससे अगली साल भी वही करना है। अगर आपको चेंज करना है देन यू हैव टू गिव द रीजंस। देन फोर्थ वन इज इट शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रोडक्शन। फ्यूचर प्रोडक्शन मीन्स आपको वो फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के आप ये सब फॉलो करोगे, ये नहीं सिर्फ हम आज के इफेक्ट के बारे में सोच के करेंगे। एंड फिफ्थ वन इज इट शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स। यूजर्स के लिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल होनी चाहिए, वरना आपके उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कोई फायदा नहीं है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है। थर्ड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस आर इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। Mainly these are the accounting practices. Okay. Then there are certain concepts, entity concept. बच्चों देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ये मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। एक डायग्राम बना हुआ है ये वाला। एंटिटी, मनी मेजरमेंट, पीरियोडिसिटी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली जो वीडियो होगी उसमें कवर करूंगी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैं आपको डिटेल में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। एक एक चीज एक एक पॉइंट बिल्कुल समझना होगा आपको और एकदम रट लो उसको, क्योंकि कई बार वो काफी अच्छे मार्क्स दे जाता है। हम निमोनिक्स भी पढ़ेंगे इसके, तो हम पहले इस पे आ जाते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आपकी 11 पॉइंट्स हैं, टोटल 11 पॉइंट्स हैं, जिनमें से जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं उस पे भी क्वेश्चन आ जाता है और उनको हम कहते हैं 4 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। ओके, फर्स्ट 4 पॉइंट्स क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेटिव। सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर हम निमोनिक्स से याद करेंगे और जैसे ही हमें ये याद हो जाएगा उसके बाद हम आगे ये समझेंगे। हम हाथ क्या याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या है कि जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो हमारे जो यूजर्स हैं, जो यूजर्स पढ़ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एकदम रेडीली। और हम ये मान के चलेंगे कि थोड़ी बहुत उन्हें बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की नॉलेज है। आप बच्चों लिखते जा रहे हो ना, सारी चीजें लिखते रहो। ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिखो, पॉइंट बनाओ और उसमें लिखो इट शुड बी
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रेडेबल, अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स। देखो एक मैं बीच में आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अब जैसे एग्जाम्स में आप सारे पॉइंट्स मान लिया आपने रट के चले गए और आपने लिख लिए, लेकिन आप उसका मीनिंग नहीं लिखोगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। आपने याद किया पूरा, लेकिन आपको समझना चाहिए वो, और उसमें 2 लाइन कम से कम लिखो। यूज जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो थोड़ा इंस्टीट्यूट के हिसाब से करो, थोड़ा टेक्निकल, बट अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यही लैंग्वेज लिखो, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग एकदम सही होना चाहिए उसका। ओके, देन नेक्स्ट इज रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो यूजफुल होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब अगर किसी भी यूजर को कोई भी डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, जब शेयर्स में वो इन्वेस्ट करेगा तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेगा। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के उसने ये तय कर लिया कि मेरे को शेयर में इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में करना है, इस कंपनी में नहीं करना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे करेगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, इट शुड बी रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ यूजर, यही यहाँ पर लिखा है। एंड इंफॉर्मेशन में क्वालिटी होनी चाहिए जो इन्फ्लुएंस करे उसके इकोनॉमिक डिसीजन को, और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ इवेल्युएट करेगा उसी बेसिस पे। तो इसका मतलब यही है कि हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूजर्स को डिसाइड करने में हेल्प कर सके कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे एग्जांपल्स डिविडेंड हो सकते हैं, डिविडेंड में इंटरेस्ट, वेज पेमेंट, शेयर प्राइस। एग्जांपल्स आप कोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप एग्जांपल्स जरूर कोट करो। ओके, और अब आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालो, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी। Reliability of information must be reliable and improves the quality of reliability for material. मतलब अगर चलो ठीक है relevant है, information relevant है, but वो reliable नहीं है तो किसी काम की नहीं है। वो reliable होनी चाहिए। reliable मतलब वो material error, bias कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं, इसमें भी है क्लेम फॉर डैमेजेस, वो अनसर्टेन है। मतलब हमारा कोई लीगल वो चल रहा है, केस चल रहा है, बट हमें अभी अनसर्टेन है कंपनी को कि हमें देना होगा पैसा, नहीं देना होगा, बैलेंस शीट में तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उसको आप अमाउंट और उसके सर्कमस्टांसेस आप डिस्क्लोज करो, ये रिलायबिलिटी है। देन 4 इज कंपैरेबिलिटी। Comparability, user must be able to compare the financial statement of enterprise through time in order to identify trends in financial position, performance, cash। देखो comparability क्या है कि अब 3 कंपनीज हैं आपकी, उन 3 कंपनीज में सबने एक बिल्कुल सेम रूल्स फॉलो किए हैं, तभी कंपेयर कर सकते हैं हम। अगर सब अलग अलग रूल्स, अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इट शुड बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंपेरेबल टू ऑल, मीन्स इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज, कि इस कंपनी में इतने कैश फ्लोज हैं, इस कंपनी में इतने कैश फ्लोज हैं, तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यूजर मस्ट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of different enterprise in order to evaluate their relative financial position, performance and cash flows. Okay, I think आपको इन चारों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। और इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब बिल्कुल अलग निकाल के लिखनी होंगी एग्जाम में, आपको तभी नंबर मिलेंगे। जैसे इंटरप्राइज शुड डू द ट्रांजैक्शंस इन कंसिस्टेंट वे। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक प्रिंसिपल फॉलो करो तो कंसिस्टेंट वे में करो, ये नहीं आप एक कभी की कोई पॉलिसी यूज कर रहे हो, कभी कोई पॉलिसी यूज कर रहे हो, और अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसका जो इफेक्ट है उस चेंज का, वो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना होगा। ओके, अब इसका देखो, इसमें 11 पॉइंट्स हैं, तो आपको कैसे याद करने होंगे ये 2 C's 2 R's को पहले अंडरस्टैंड करो, देन एसएफएम को फेयर डिस्क्लोजर करने के लिए प्रूडेंस एंड न्यूट्रलिटी को फॉलो करो। याद करो बच्चों, 2 C's एंड 2 R's को पहले अंडरस्टैंड करो, देन एसएफएम को फेयर डिस्क्लोज करने के लिए प्रूडेंस एंड न्यूट्रलिटी फॉलो करो। ठीक है, अब देखो हमने 2 C's, एक सी हमने कवर कर लिया, अब एक सी और रह गया हमारा जो है कंप्लीटनेस, एंड 2 R's आर रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस। देन इसके बाद एसएफएम। एसएफएम इज, आप अपने मॉड्यूल में से देख सकते हैं, एस मैं बताती हूँ। एस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म।
and F is faithful representation. Then M is materiality. Materiality is fifth point. Then fair disclosure. Yeah. Where is the fair disclosure? Yeah. 10th point. Full, fair and adequate disclosure. And completeness मैंने आपको बता दिया कि 2 C's में कवर हो रहे हैं. उसके बाद prudence and utility. Utility is 8 point and prudence is 9 point. तो आप लिख लो एक बार 2 C's and 2 R's को पहले अंडरस्टैंड करो जैसे कि हमने अब पढ़ लिया. देन एसएफएम को फेयर डिस्क्लोज करने के लिए प्रूडेंस एंड यूटिलिटी को फॉलो करो. ठीक है, हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए. अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं. ये जस्ट याद करने के लिए इधर उधर था, बाकी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे उसमें है सिस्टमेटिक में. 4 प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, 4 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो हमने अभी पहले 4 पढ़े हैं वो है. कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 4 प्रिंसिपल बता दो, बस सारे बताने की जरूरत नहीं है. तो आप पहले तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए. देन फिफ्थ इज मटेरियलिटी. पॉइंट इज मटेरियलिटी. अगर इंफॉर्मेशन मटेरियल ही नहीं होगी, मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट, तो उसका क्या करेंगे यूजर्स? इट शुड बी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी इंपॉर्टेंट. तो इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट इज influence, it could influence economic decisions of viewer taken on the basis of financial information. अगर वो उसके इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर रही है तब वो मटेरियल है, वरना नहीं है. ओके. देन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. इंफॉर्मेशन मस्ट रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. जैसे एग्जांपल गुडविल. देखो बच्चों, अभी आप एंटर किया आपने सीए फाउंडेशन में, आप आगे पढ़ोगे कि बहुत टाइप्स की गुडविल होती है. एक गुडविल होती है हम खुद सेल्फ जनरेट करते हैं बिजनेस, एक खुद खरीदता है बिजनेस. तो अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इंटरनली वो जनरेट होती है, तो क्या होता है ना, इंटरप्राइज उसको दिखा नहीं पाती अपने उसमें स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको रिकॉर्ड करना, बट उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अगर वो नहीं डिस्क्लोज कर रही है तो वो एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इट शुड बी अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एवरीथिंग शुड बी रिप्रेजेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कुछ भी आप छुपा नहीं सकते अपने यूजर्स से. ओके, अगर आप छुपा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो. देन 7th पॉइंट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है? ये टर्म एकदम आप याद करके चलो, आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लो कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपके बहुत काम आने वाला है. आपके हर लेवल पे काम आएगा. आपके फाउंडेशन लेवल पे, आईपीसीसी के लेवल पे, इंटरमीडिएट जो आएगा उसमें फाइनल लेवल आएगा, सब में काम आएगा. सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है कि एक एग्जांपल दे रही हूं मैं. कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो ट्रांसफर हुई. अब क्या उसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि राइट्स और बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है कि नहीं. मान लो मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया, बट अभी लीगल पेपर्स वगैरह साइन नहीं हुए, तो क्या हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ, हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. पेपर तो होते रहेंगे साइन, प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, पैसा आपके पास आ गया, पेपर्स होते रहेंगे. तो इट्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म. तब लीगैलिटी से ऊपर आओ और जो रियल इमेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो दिखाओ. सिर्फ ये बहाना नहीं है कि भाई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई तो हम नहीं दिखा सकते. इट्स ओके. तो इसमें यही लिखा हुआ है, information is to represent faithfully the transactions and event it purports to represent, necessary they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic realities. में लिखा है ना economic reality and not merely their legal form. सिर्फ legal form में नहीं, economic reality होनी चाहिए. Substance of transactions or other events not always consistent with that which is apparent from their legal or convented form. Example है जहाँ पे rights and beneficial interest involved in transfer. ये मैंने आपको बता दिया ये वाला. ठीक है, अब हम न्यूट्रलिटी चल रहे हैं. न्यूट्रलिटी इज टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन कंटेंट फाइनेंशियल मस्ट बी न्यूट्रल. दैट इज
इट इज फ्री फ्रॉम बाइस, उसमें बाइस नहीं होने चाहिए, मतलब लाइक तुम ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, बाइस, इट शुड नॉट बी बाइस इंफॉर्मेशन, एकदम जस्टिफाइड, बिल्कुल जस्टिस होनी चाहिए, उसे जो सही होनी चाहिए, ओके, क्योंकि वो यूजर्स को बहुत इफेक्ट कर रहे हैं ना, वो डिसीजन ले रहे हैं आपके उसके बेसिस पे, तो इट शुड बी न्यूट्रल, किसी के पक्ष में नहीं, किसी का कुछ नहीं, जैसा है वैसा होना चाहिए। देन प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या होता है, जैसे आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म था वैसे ही आपको प्रूडेंस भी बहुत काम आने वाला है। प्रूडेंस एकदम आप अपने दिमाग में बिठा लो कि प्रूडेंस क्या होता है। प्रूडेंस में क्या होता है बच्चों, प्रूडेंस हमें अपने जो कोई हमारा इंटरप्राइज है उसमें अनसर्टेनिटीज भी आएंगी, ठीक है, अब उन अनसर्टेनिटीज को भी हमें रिकॉर्ड करके चलना है। अनसर्टेनिटीज में जैसे सराउंड में इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस, अब जैसे कोई भी, इसमें मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा सकती हूँ अनसर्टेनिटीज को, जैसे कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई तो हमें डिस्क्लोज करनी होगी कुछ भी। अब हम कोई हिडन रिजर्व्स और एक्सेसिव प्रोविजंस तो बना नहीं सकते, हमारे प्रिंसिपल से हमें अलाउ नहीं करते, तो हम क्या करेंगे कि हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी इनकम और अपनी एसेट ज्यादा तो नहीं दिखा रहे, या फिर अपनी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस कम तो नहीं दिखा रहे, एकदम हमें बराबर दिखाना होगा। ये प्रूडेंस लॉ कहता है। प्रूडेंस कहता है कि कभी भी अपनी इनकम और एसेट ज्यादा मत दिखाओ, एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। इसमें कुछ नहीं है, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ डिस्क्लोज करो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। फेयर डिस्क्लोजर एंड एडिक्वेट, and it should be according to the GAAP. GAAP is generally accepted accounting principle and information is accounting presenting according to the substance and economic reality. ये मैंने आपको भी पढ़ा दिया, इकोनॉमिक रियलिटी के हिसाब से होना चाहिए एंड फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, कुछ भी नथिंग शुड बी ओमिटेड। आप सेकंड पैराग्राफ में देखो लिखा है नथिंग शुड बी ओमिटेड बाय प्रिंसिपल फेयर डिस्क्लोजर implies that all transaction recorded should be accounted in a manner financial statement put to and fair view of the results of business of enterprise. So this is the one. Then 11th is completeness. कुछ नहीं, बस completeness information जो अपने financial statements में है वो complete होना चाहिए within the bounds of materiality and cost. कुछ भी incomplete information नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी आपने omit कर दिया, it can cause information to be false or misleading or unreliable or deficient in terms of its relevance. अगर आपको फेथफुल रहना है अपने यूजर्स की नजरों में तो आपको सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट वे में आपको डिस्क्लोज करनी होगी। गाइस एक बार रिवाइज कर लें हम, इसमें क्या है, हमारे पास 11 पॉइंट्स थे, इसका निमोनिक्स था 2 C's एंड 2 R's को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन एसएफएम का फेयर डिस्क्लोजर करके उसमें न्यूट्रलिटी और प्रूडेंस को लाएंगे। तो पहले 4 पॉइंट्स थे हमारे, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। समझ लग गए आपको? आपको कुछ भी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक करो, इसको भी कमेंट्स करो, शेयर करो। मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूँ और आपको हेल्प मिले। और इस लॉकडाउन पीरियड में आपको पढ़ने का भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो आप सब कुछ अच्छे से करो। और मैं चाहती हूँ आप आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो करो, कोई बुक मत खरीदो, आईसीआई के मॉड्यूल तो सबके पास ही होंगे, उसमें ही आप नोट्स बनाओ, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, उसमें ही नोट्स बनाओ, पक्का है यू विल गो थ्रू एंड आगे जाने वाले हो आप काफी। तो हम कहाँ पे थे? 4 पॉइंट्स हो गए हमारे। इसके बाद मटेरियलिटी, मतलब इट शुड बी मटेरियल, इंफॉर्मेशन शुड बी मटेरियल, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, देन सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इकोनॉमिक रियलिटी को रखना है हमें लीगल फॉर्म, नॉट मियरली देयर लीगल फॉर्म, देन न्यूट्रलिटी, बाइज नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, किसी के उस पर नहीं होनी चाहिए कि पैसे ले लिए, पैसे खा लिए। प्रूडेंस इज अनसर्टेनिटीज को भी हमें लेना पड़ेगा, फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे,
इसमें तीन चीजें ना, फुल, फेयर एंड एडिक्वेट, तो तीनों का अलग अलग है। फेयर मैंने आपको बता दिया कि इट शुड बी फॉर इकोनॉमिक नॉट इन लीगलिटी टर्म्स, फुल मतलब सब कुछ, एंड एडिक्वेट नथिंग शुड बी ओमिटेड, ओके। देन कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस सब कुछ हो, इसमें अगर एक ओमिशन होगा तो इन्फॉर्मेशन आपकी फॉल्स हो सकती है, मिसलीडिंग हो सकती है, अनरिलायबल हो सकती है। ओके बच्चों, अब हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ ऑल अदर कॉन्सेप्ट, ऑल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एंड देयर आर 3 फंडामेंटल अजम्पशंस भी हैं जो है गोइंग कंसर्न्स, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूअल, जो आपको स्टार्टिंग में दे रखे हैं चैप्टर में। वो वैसे अगले चैप्टर्स में आएंगे, किसी चैप्टर में कि जिसमें डिटेल होगा, बस इसमें एक बार ये दे रखे मैं आपको बता देती हूँ जो आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। बिल्कुल एक एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। उसके बाद ये है ना, जस्ट अ सेकंड प्लीज। फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूअल। मैं आपको समझा दूंगी। इसमें क्या है ना, कैग, इसका वो निमोनिक है कैग, CAG, कंट्रोलर ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया, अगर आपने सुना हो तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न एंड एक्यूअल, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्शंस हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। और आपको मैं ना अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7042245506, लिख लीजिए आप, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 7042245506। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय।